हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय भारत की खोज पुस्तक से पाठ 6 अंतिम दौर 1 के बारे में समझाने जा रही हूँ। तुम ध्यान से देखो बेटा, इस पाठ में हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिलती है, नेहरू जी ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछिल्ला बनता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। तीसरा है सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद, हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। फिर है बेटा तिलक और गोखले। हम लोग इस पाठ में सबकी जानकारी करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं लेसन को। अंतिम दौर 1। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछिल्ला बनता है। किस देश का बेटा? इंग्लैंड का। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तनों से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए थे और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी खोई नहीं थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो, क्योंकि हमारे अंग्रेजों ने जो यहाँ शासन किया वह उसकी व्यवस्था, उसका नियम इंग्लैंड में बनता था और भारत उसको फॉलो करता था। वह कभी ऐसा शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के कुछ खास विभाग थे, मालगुजारी और पुलिस। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना का जो प्रशिक्षण होता था उसका एक हिस्सा भारत को देना पड़ता था, जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। अब हम देखेंगे बेटा भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। राजा राम मोहन का उदय होना। राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो गई और समाचार पत्र भी निकलने शुरू हो गए। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। उसे हिंदू मुस्लिम संस्कृत के उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। तो एक राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने धर्म को, उन कुरीतियों को, प्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबंध हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा सन 1857 की महान क्रांति जो शुरू हुई। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उसे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में भी थी।
सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विरोध होने लगा। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। उन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी हम श्रद्धा से याद करते हैं, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गईं। जिस अंग्रेज जनरल ने उनका मुकाबला हुआ, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। अब आगे देखते हैं बेटा, इस विद्रोह से क्या हुआ। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू काम होता था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट अब काम करने लगी। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। अब आगे देखो बेटा, हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन भी शुरू हुए। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थीं और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और वह नारा था, वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। आर्य समाज ने लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में, आत्मज्ञान की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों से भी मिले। ठीक है, इनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनकी असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। अब आगे हम देखते हैं बेटा, इनके जो मुख्य शिष्य थे वो थे विवेकानंद जी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आभार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक नई तरह के सेतु थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। वे बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन, गरिमामान। उन्हें अपने और मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह से आए। 1893 में 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। यूरोप की यात्रा, एथेंस, कुस्तुंतुनिया तक की यात्रा उन्होंने किया और हर जगह भारत के बारे में उन्होंने बताया।
ठीक है बच्चों, विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा हुआ थी, अभय निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी। ठीक बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविन्द्रनाथ का स्थान इन सब से ऊंचा है। पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब भी सरकार को लौटा दिया। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने ही किया। अब आगे देखते हैं बेटा हम 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समताओं विषमताओं की तुलना में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के लिए लोकतंत्रवादी हो गए, और गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप, भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी। इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। अब आगे हम देखते हैं बेटा जो दिया है इसमें तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग विद्यार्थी व लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई योग ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन लोगों का भी सहयोग रहा। अब आगे हम देखते हैं पुराने इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़ी ही दिन के लिए हुआ और 1907 में फिर संघर्ष हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई, पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। तो ये था ये पार्ट 6 लेसन बेटा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको देख लो, अपनी कॉपी में कर लेना। क्लास में कराया भी गया है, इसको तुम अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट।